दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो आज स्टॉक में हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। आज कंपनी की एजीएम भी थी। यहाँ पे क्या है उसकी अपडेट उसको भी जानेंगे और साथ में दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उनको भी डिस्कस करेंगे। क्या रिलायंस पावर में आने वाले समय में बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे आप देख सकते हो कि आज क्वार्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो क्या क्वार्टर 2 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो सकता है या फिर हमें फिर वही गिरावट के आंकड़े दिखाई देंगे। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी का कारोबार तो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पावर सेक्टर में इस बार पॉजिटिव संभावना भी बनी थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी बढ़ा था। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है। इसके अलावा कंपनी ग्रीन एनर्जी भी आगे भी बढ़ रही है और इसका पोर्टफोलियो में ऐड करते जा रही है। कंपनी कारोबार अपना बढ़ा रही है। तो क्या ऐसे में रिलायंस पावर में आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है। क्या इस स्टॉक को हमें पिक करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन कंपनी का कारोबार मजबूत है और इंडिया की टॉप 8 कंपनी में इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें रिलायंस पावर में। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 57,426 पर क्लोजिंग रही। आज 1016 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी देखी। पिछले कई दिनों से जो गिरावट थी वो आज थम गई और आज हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी। 1.80% अप रहा हमारा बीएसई सेंसेक्स। निफ्टी एनर्जी में भी तेज़ी थी, यानी 25,581 के स्तर पर करीब 2.04% अप था निफ्टी एनर्जी। रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 16 पर हुई और 15.75 का लो भी बना। हाई है 16.65 का, अंत में 16.40 पर क्लोजिंग, जहाँ पे 2.18% की हमने तेज़ी देखी। यहाँ पे देख सकते हो रिलायंस पावर ने पिछले 1.5 साल में लोगों को मालामाल किया है और ये काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा था क्योंकि 1.20 से जब दौड़ना शुरू हुआ स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा दौड़ा और ये करीब 19 तक चला गया था। उसके बाद में स्टॉक पिछले लगभग साल भर से वापस नीचे की तरफ था, यानी 11 रुपीज़ के आसपास था। तो अब ये स्टॉक फिर से जब दूसरी बार दौड़ना शुरू हुआ तो 25 तक चला गया था। अब वापस नीचे आ गया। यहाँ पे एंट्री की जा सकती है, काफ़ी मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। पिछले 1 साल के हिसाब से जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया उसको फिलहाल अभी 20% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। जिसने 6 मंथ पहले निवेश किया होगा उसको भी करीब 16% का अच्छा खासा रिटर्न अभी भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जिसने 1 मंथ पहले या 5 डेज़ पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको भी फिलहाल लॉस हो रहा है। 5 डेज़ के हिसाब से 1.50% की गिरावट है। जैसे कि कंपनी की आज एजीएम थी, लेकिन एजीएम की जानकारी अभी एक्सचेंज पे नहीं दी गई है। कंपनी की एजीएम कंप्लीट हो चुकी है। इसमें क्या रेजोल्यूशन पास किए गए वो अभी हमारे पास अपडेट नहीं आई है क्योंकि कंपनी इस बार आप देख सकते हो वर्दे पार्टनर्स को इक्विटी देने जा रही है और उसके बदले में उनको बड़ा एक फंड मिलने वाला है। तो क्या उस प्रस्ताव को भी यहाँ पे पास किया गया है, ये सारी जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई। तो इसको जैसे ही जानकारी एक्सचेंज पे आएगी उसको हम वापस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ये एक नई स्टडी की गई है जो स्टडी कह रही है कि जो सरकार ने अपना गोल सेट किया है 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है और 2030 तक 450 गीगावाट का इंस्टॉलेशन ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करना है, जिसमें सोलर पावर, विंड पावर और हाइड्रो पावर की कम्बिनेशन होगी। लेकिन ये जो गोल है ये अचीव होना फिलहाल मुश्किल लग रहा है क्योंकि सरकार को इसके लिए और कदम उठाने होंगे। अभी फिलहाल जिस हिसाब से ये काम आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि ये गोल सेट करना मुश्किल है और इसीलिए इसको आने वाले समय और भी कोशिश करनी होगी। अब इसी के मद्देनज़र सरकार ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है। सरकार थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को और बढ़ाने जा रही है क्योंकि जो सरकार का जो एक स्टडी रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले 2030 तक 56 गीगावाट की और ज़रूरत पड़ेगी थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से। जिस हिसाब से थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो रहा है उसमें 56 गीगावाट की और ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो ऐसे में सरकार अभी भी थर्मल पावर प्लांट को प्रमोट कर रही है क्योंकि सरकार भले ही अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं कि आने वाले समय ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो इलेक्ट्रिसिटी की इस्तेमाल हो रही है उसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट ही एक मुख्य जरिया है। तो ऐसे में आने वाले समय 2030 तक आप देख सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट बेस्ड कंपनियों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल लग रहा है और आने वाले समय इसमें तेज़ी भी आती रहेगी। और इसमें आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर पूरे इंडिया के अंदर नंबर 8 की बड़ी कंपनी है। तो ऐसे में रिलायंस पावर को भी इसका फ़ायदा पूरा हो सकता है। ये रिपोर्ट जो निकल के आ रही है कह रही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना के बाद सेकंड इंडिया कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूस कर रही है और कोल इंपोर्ट भी कर रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसको पूरा करने के लिए आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। दूसरी एक और बड़ी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, ये रिपोर्ट कह रही है कि जो गोल सेट किया गया सरकार का 175 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का ग्रीन एनर्जी के माध्यम से वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि एमपी और यूपी 2 राज्य है जो इस गोल को अचीव करने में 50 साल और लगा सकते हैं। यानी जिस रफ्तार से कछुआ की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहे उस हिसाब से 50 ईयर और लग सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये 2 बड़े राज्य हैं, इसके अलावा भी बड़े राज्य हैं जो अपने इसमें गोल अचीव करने में बाधा बने हुए।
2022 का जो फिलहाल जो टारगेट है उसका सिर्फ 160 गीगावाट का ही भी इंस्टॉलेशन हुआ है, यानी 66% का इंस्टॉलेशन हुआ है, जबकि आप देख सकते हो कि ये काफ़ी कम है। और आप देख सकते हो कि रेगुलरली अगर देखें तो हर महीने सिर्फ 6% की ही यहाँ पे तेज़ी आ रही है, यानी 10% गीगावाट ही इसमें जुड़ रहा है। इस हिसाब से अगर देखें तो अभी काफ़ी समय लग सकता है। समय पे गोल अचीव नहीं होने में जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो बड़े राज्य है, जिसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी जो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो 1 से लेकर 3% की, यानी बहुत ही कम प्रगति हो रही है यहाँ पे, और इसी वजह से ये गोल अचीव होना बहुत मुश्किल लग रहा है। एमपी की बात करें तो 55 साल लग सकते हैं उनको टारगेट जिस हिसाब से चल रहा है उसको पूरा करने में, और यहाँ पे यूपी की बात करें तो उसको तो पूरे 80 ईयर्स लग सकते हैं इस टारगेट को अचीव करने में जो 2022 में करना है। तो इस तरह से ये फिलहाल बहुत ज़्यादा लूजर बने हुए ये रिपोर्ट कह रही है। दूसरी तरफ अगर राजस्थान की बात करें तो ये नंबर 1 है जो सबसे पहले अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं। उसके बाद में गुजरात है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे तमिलनाडु, इन्होंने अपना टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है और इसी वजह से कुछ होप जगी है। लेकिन इसके बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे रिलायंस पावर में जो सबसे बड़ी गिरावट है उसके पीछे वजह है एफआई का ज़बरदस्त निवेश था रिलायंस पावर में। हर क्वार्टर में उन्होंने होल्डिंग को बढ़ाया और अब एफआई पिछले कई दिनों से लगातार बिकवाली कर रहे हैं और इसी वजह से हमें स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। अगर आप देखें तो 21 सितंबर को उन्होंने 461 करोड़ की बिकवाली की थी, 22 सितंबर को उन्होंने 2509 करोड़ की बिकवाली की, 23 सितंबर को 2899 करोड़ की बिकवाली हुई और 26 सितंबर को उनकी तरफ से 5101 करोड़ की बड़ी बिकवाली हुई। फिर 27 सितंबर को उन्होंने करीब 2820 रुपीज़ का माल बेचा, 28 सितंबर को 2772 रुपीज़ की बिकवाली की और 29 सितंबर को उन्होंने 3599 रुपीज़ की बड़ी बिकवाली की और आज उनकी बिकवाली थोड़ी सी कम है, यानी 1565 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने बिकवाली की है 30 सितंबर को। तो ये आंकड़े थोड़े से उत्साहवर्धक लग रहे हैं, कुछ यहाँ पे हमें राहत लग रही है क्योंकि पिछले अगर हम 22 तारीख से देखें तो ये सबसे कम आंकड़े जहाँ पे बिकवाली हुई है एफआई की तरफ से। इसका मतलब जल्दी ही वो खरीदार बन सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एफआई की बात करें तो लगातार उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और लगभग दुगुना किया पिछले 4 क्वार्टर में। सितंबर 2021 में एफआई की होल्डिंग 3.30% थी जो दिसंबर में बढ़ के 4.92% हुई और मार्च में ये 5.95% तक पहुँच गई। इस बार जून क्वार्टर में ये 7.79% तक पहुँच गई। तो दुगुना के ऊपर होल्डिंग बढ़ी थी और ये इतनी बड़ी जो होल्डिंग बढ़ी और इसकी प्राइस भी बढ़ी, 11 रुपीज़ का स्टॉक लगभग 25 तक चला गया था। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है क्योंकि प्राइस है वो महीने भर के अंदर ही दुगुना हो चुकी थी। तो ऐसे में एफआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और स्टॉक नीचे आया, लेकिन अब जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। वैसे अगर आप देखें तो क्वार्टर 2 का आज अंतिम दिन है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि रेवेन्यू में जिस तरह से फिर से बढ़ोतरी शुरू हुई है, ये जो क्वार्टर 2 हो ये भी बेहतर रह सकता है। अगर हम देखें तो जून 2021 में इनका जो रेवेन्यू था वो 2014 करोड़ रुपीज़ का था, सितंबर में घट के 1847 करोड़ तक आया और दिसंबर में और रेवेन्यू में कमी आई, करीब 1796 करोड़ तक आया। लेकिन मार्च क्वार्टर में फिर से रेवेन्यू बढ़ा और 1846 करोड़ तक पहुंच गया, जून में बढ़ के 2063 करोड़ तक पहुंचा। तो ये आप देख सकते हो कि पिछले 2 क्वार्टर से हमने रेवेन्यू को बढ़ते हुए देखा है, तो इस बार रेवेन्यू और बढ़ने की पूरी संभावना है। प्रॉफिट लॉस को देखें तो जून 2021 में कंपनी को 12.28 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन सितंबर में 49.05 करोड़ का लॉस हुआ, दिसंबर में लॉस 13.93 करोड़ रुपीज़ का रहा, लेकिन मार्च में बहुत ही बड़ा लॉस हुआ करीब 555 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन जून क्वार्टर में लॉस में फिर कमी आई, 70.84 करोड़ रुपीज़ का हुआ। हो सकता है कि इस बार कंपनी प्रॉफिट बता दे और अगर ऐसा हुआ तो फिर स्टॉक में बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो फिर ये मौका है खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। कंपनी काफ़ी मजबूत है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।